हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है औसत प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। यानी धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, या जो है उसका माध्य मान जिसको कह सकते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका आरएमएस वैल्यू, यानी रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और स्टार्ट करते हैं धारा के औसत मान या माध्य मान से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि सबसे मेन चीज ये है कि जो कोई भी राशि या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम से रिलेट करती है, टाइम पे डिपेंडेंट होती है, टाइम के साथ चेंज होती है, उसका मीन निकालने के लिए या एवरेज निकालने के लिए हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। किस तरह से, ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई x है, कोई दैट इज द फंक्शन ऑफ t का फंक्शन है, यानी कोई वैल्यू है x और वो t का फंक्शन है, मतलब t के चेंज होने पर वो चेंज हो रहा है। तो अगर हम x का एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, यानी x एवरेज, एवरेज के लिए यहां पर ऐसे बार लगा देते हैं। तो ये होगा x dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये इसका तरीका है ना, कि किसी भी ऐसी राशि जो टाइम पर डिपेंड होती है उसका उसका जो एवरेज निकालने का तरीका है वो ये होता है। इस तरह से हम उसको लिमिट हम लोग लगाएंगे उसके हिसाब से। तो यहां पर जैसे x है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है। ऐसे ही यहां पर चूंकि करंट जो है, आप देख रहे हैं कि इससे पहले की वीडियो में आपने जाना था कि करंट टाइम पे रिलेट करता है और टाइम के हिसाब से करंट की वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है और पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में भी चलती है, इस तरह से। ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि टाइम 0 है, ठीक है। यहां पर टाइम t/2 है, यहां पर टाइम t है, ठीक है ना। ठीक, तो t मतलब टाइम पीरियड। तो एक पूरे साइकिल में टाइम पीरियड t हो जाता है। तो टाइम के साथ साथ देखो यहां पर 0 था, फिर यहां पर पीक वैल्यू हो गई, मतलब सबसे ज्यादा करंट की वैल्यू हो गई है, ये करंट है। ठीक है। तो ये करंट टाइम के साथ जो है घट बढ़ रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव में हो जाता है, फिर 0 हो जाता है। तो इस तरह से टाइम के साथ साथ ये बदल रहा है। और इसीलिए जब हम करंट का एवरेज निकालेंगे तो औसत धारा निकालने के लिए, यानी औसत धारा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो तरीका हमने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ I dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत अथवा माध्य मान। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत यानी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और मीन वैल्यू। ठीक है। तो यहां पर धारा I = I नॉट साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि ये करंट का समीकरण है, I = I नॉट साइन ओमेगा टी। ये दिखा रहा है कि जो करंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा I की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर हम करंट का औसत मान निकालेंगे, तो धारा का औसत या माध्य मान या एवरेज वैल्यू जिसको कहते हैं, तो
इसको हम प्रदर्शित करते हैं आई एवरेज तो आई एवरेज इज इक्वल टू, जैसा कि अभी हमने बताया, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अच्छा, ये दो तरह से निकाला जाता है बच्चों, एक तो कंप्लीट साइकिल के लिए और एक होता है हाफ साइकिल के लिए। जैसे कि ये कंप्लीट साइकिल के लिए और एक हाफ साइकिल के लिए, दोनों का अलग अलग मान होता है। तो अभी हम कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि कंप्लीट साइकिल के लिए धारा का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कंप्लीट साइकिल के लिए धारा जो है वो 0 ही है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना? तो कंप्लीट साइकिल के लिए जो धारा का औसत मान है वो 0 होता है। जो भी वैल्यू हमेशा रखी जाती है वो हाफ साइकिल के लिए रखी जाती है। तो कंप्लीट साइकिल में इसका मान 0 था, जो कि हम लोग प्रूव करके देखेंगे। तो ये एक जो है पूर्ण साइकिल के लिए है, पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण साइकिल के लिए, ठीक है। अच्छा, पूर्ण साइकिल के लिए अगर आप टाइम की लिमिट रखो यहां पर, तो देखो यहां पर 0 से टाइम शुरू हो रहा है, कहां पर खत्म हो रहा है? t पर। तो 0 टू t, यहां पर भी 0 टू t, ठीक है। i की वैल्यू देखो बच्चों ने रखा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t i नॉट साइन ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय 0 टू t dt, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए i नॉट जो है आपका कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो गया, तो ये हो गया 0 टू t, ये i नॉट साइन ओमेगा t dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। साइन ओमेगा t के इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन ओमेगा t का माइनस कॉस ओमेगा t। साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, जो देखिए t के साथ जो भी होगा वो बटे में रहेगा इंटीग्रेशन में। तो यहां पर हो गया i नॉट, ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा 0 टू t बटे dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t ही रहेगा, ठीक है। तो I एवरेज बराबर, ये हो गया I नॉट बाई t माइनस यहां आगे ले लिया, तो कॉस सॉरी ओमेगा भी बाहर ले लिया, ओमेगा टी बाहर हो गया, ये हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0, ठीक है भाई। देखिए अपर लिमिट रखा तो कॉस ओमेगा टी, लोअर लिमिट रखा तो कॉस 0, तो I इज इक्वल टू I नॉट बाई ओमेगा टी, और इधर cos ओमेगा t, देखिए t की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा होती है, सिंस t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो t की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा रखा, तो ये हो गया ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो हो गया ये cos 2 पाई माइनस cos 0। देखिए cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो I एवरेज इज इक्वल टू I नॉट बाई ओमेगा टी, और यहां पर हो गया 1 माइनस 1 0, और इसलिए ये I एवरेज की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है। I एवरेज की वैल्यू क्या हुई? 0 हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए, पूर्ण चक्र के लिए जो है, जो औसत धारा का औसत मान है, प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो 0 होता है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और यहां पर एक चीज आप समझ गए कि पूर्ण चक्र के लिए और धारा का जो औसत मान है वो 0 होता है,
ठीक है, चलिए तो इसको नोट करेंगे आप लोग। तो अब हम लोग बच्चों बात करेंगे कि अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान यानी एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अर्ध चक्र का मतलब हम समझ लेते हैं कि जैसा कि अभी हमने बात किया था कि इस तरह से धारा समय के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए तो हमने देख लिया कि एवरेज वैल्यू 0 होती है। हाफ साइकिल के लिए यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालना, तो देखो यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम है t/2 और यहाँ पर t, यानी हमें यहाँ पर जो लिमिट रखनी होगी वो 0 to t/2 रखनी होगी, ठीक है ना। यानी हमें हाफ साइकिल का निकालना है तो यहाँ तक की वैल्यू देखनी है, ठीक। इस जगह के लिए हम इसका एवरेज वैल्यू देखेंगे। तो चूंकि आप जानते हैं कि I = I0 sin ओमेगा t होता है, ठीक है। तो इसका एवरेज वैल्यू निकालना हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम पर डिपेंडेंट होती है उसकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए तरीका हमने आपको बताया कि उस राशि का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अपॉन dt, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो यहां पर I एवरेज बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t/2, देखिए लिमिट क्या लगेगी 0 to t/2 और I dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। अच्छा तो बच्चों यहाँ पर अगर dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t/2 रखना आ जाएगा, भाई dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t आएगा, ठीक। तो यहाँ पर t की लिमिट रखोगे t/2 और -0 तो t/2 ही बचेगा, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो बच्चों हम I की वैल्यू रखेंगे I0 sin ओमेगा t, तो I0 बाहर हो जाएगा। तो देखो कुछ हम लोग यहाँ पर इसको इजी कर लेते हैं, ये हो गया I0 by t/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t/2 sin ओमेगा t dt, ठीक है। तो अब यहां पर देखो t की वैल्यू 2π/ω होती है, उसको पुट करेंगे तो t की वैल्यू यहां 2π/ω रखा। देखो तो हम इसको थोड़ा अलग हल करके आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो I0 बाई नीचे हो जाएगा 2π/ω और 2 ये इंटू 2 लगा है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, π/ω हो गया, ओमेगा ऊपर चला गया, यानी ओमेगा अपॉन पाई इंटू I0, ठीक है। और यहां पर 0 to यहां पर आपने t की वैल्यू 2π/ω रखा तो 2 to सेम इसी तरह से हल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/ω, लिमिट हो गई sin ओमेगा t dt, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा I0 बाई पाई माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा 0 to π/ω, ठीक है। लिमिट रखा तो देखो यहां पर जब बच्चों हम पहले अपर लिमिट रखेंगे, चलो माइनस हमने बाहर ले लिया, माइनस ओमेगा I0 बाई पाई, और यहां पर जब हमने अपर लिमिट रखा तो π/ω हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। चलो देखो यहां पर भी ये ओमेगा भी बाहर ले लेते हैं, तो ये ओमेगा भी बाहर आ गया, आया ना। अच्छा यहां पर देखो जब हमने t की वैल्यू अपर लिमिट रखा तो π/ω, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, क्या बचा cos पाई, ठीक है। अच्छा माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट t की जगह 0 रखा तो cos 0, ठीक है। तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है 1, सॉरी cos पाई की वैल्यू क्या होगी जो है आपका -1, cos पाई की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ओमेगा I0, सॉरी ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया I0 बाई पाई, और यहां पर cos पाई की वैल्यू -1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, ये हो गया -2, बाहर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस, यानी बचा 2I0 बाई पाई।
ये बच्चों आपका जो है आई एवरेज की वैल्यू हो गई कि आई एवरेज क्या होता है 2I0/π फॉर कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो आई एवरेज है इसको आप जो है इस तरह बार लगा के भी लिख सकते हैं या फिर आई एवरेज भी लिख सकते हैं, AVG ऐसे लिख करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो आई एवरेज की वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल 2I0/π होता है। तो इन दोनों जो है इक्वेशंस को अच्छे तरीके से समझ लेना है फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए और फॉर हाफ साइकिल के लिए जो धारा का औसत मान है वो क्या है। कंप्लीट साइकिल के लिए धारा का एवरेज वैल्यू 0 और फॉर हाफ साइकिल के लिए धारा का जो औसत मान है 2I0/π होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे धारा के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, यानी आरएमएस वैल्यू जिसको हम वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे।